सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जय एमबीटी। आप सभी को दिल से ईश्वर से प्रार्थना कि सभी लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत बने। आज मैं इस समय छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजनांद गांव, वहीं पर हमारी मीटिंग हो रही है। सभी लोग, आज कुछ लोग बैठे भी हैं साथ में। आज का कुछ छोटा सा एक अनुभव रहा मेरा, उस अनुभव को मैं आपको शेयर करूंगा कि बिजनेस में मतलब भविष्य में कहाँ जाएगा, ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और बिजनेस का रूप बहुत बड़ा होगा, लाखों करोड़ों रुपए हमें प्राप्त होंगे हर महीने, ये तय है। लेकिन उससे पहले हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी जो टीम बन रही है, उस टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग आएंगे, अलग अलग मानसिकता के लोग आएंगे और एकजुट होकर वो आपको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जब एक लीडर को विभिन्न विभिन्न जगह से लोग आते हैं, विचार उनके अलग अलग होते हैं, उनसे उसको बिजनेस वैल्यू प्राप्त होता है, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फिर बहुत सारे मतभेद भी होते हैं। अब हम एक लीडर हैं और हमें अपनी टीम को संतुलित विचारधारा के साथ आगे बढ़ाना है, तालमेल लोगों का मिलाना है। तो ऐसी कंडीशन पे कभी आपने किसी की बात सुनी और सुनकर तुरंत एक्टिव होकर एक्शन ले लिया, इससे आपकी बनी हुई टीम में भी शायद बिगड़ जाए। आप हमेशा जब भी किसी पक्ष की बात करें और कोई भी अपलाइन के पास कोई डाउनलाइन किसी की शिकायत करे, तो उसे केवल लिख लें और लिखने के बाद दूसरे पक्ष को भी सुने और सुनने के बाद उसकी भी बातें लिख लें, फिर स्वयं मंथन करें, तब जाके दोनों पक्ष को बैठाकर सलूशन निकालने का प्रयास करें, ना कि कोई एक डिसीजन तत्काल ले लें। इससे क्या होगा कि आपकी टीम में वो मतभेद गहरा हो जाएगा और ट्रांजैक्शन की बात तो जाने दीजिए, वो शून्य की ओर अग्रसर हो सकता है। इसीलिए प्रयास करें कि अपनी टीम को अगर बड़ा बनाना है तो एक मोटे शब्द में मैं आपसे कहूंगी, कच्चे कान का न बने। दोनों पक्ष को अच्छे तरीके से सुने और समझें, तभी आप कोई अच्छे से डिसीजन को लें। दूसरी बातें, इसमें एक छोटा सा उदाहरण कभी कभी हमको नेट पे सुनने को भी मिलता है कि एक लाइन में 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए और सबसे आगे वाले व्यक्ति को 10 लाइन की कुछ बातें कहिए और उससे बस यही कहना है कि आप इस बातों को पीछे को सेम ट्रांसफर कीजिए। तो आप विश्वास मानिए, जब आप लास्ट व्यक्ति से पूछेंगे तो या तो वो 10 लाइन 2 लाइन में बदल चुकी होगी, या तो वो 10 लाइन 100 लाइन में बदल चुकी होगी। सेम टू सेम विचार ट्रांसफर नहीं होते और कभी कभी सोचने समझने की क्षमता गलत होने के कारण हमें प्रॉब्लम भी आती है। कुछ लोगों की क्षमता उतनी नहीं होती कि वो इस प्रॉब्लम को सही तरीके से जनरेट कर सके। जरा इसे बंद कीजिए, आवाज आ रही, तो उस चीज को कायदे से समझ सकें। तो कोशिश ये करें, अपनी टीम में कभी भी कोई विवाद हो तो एक्शन लेने से पहले दोनों पक्ष को सुने, सुनने के बाद 90% ये प्रयास करें कि उस समस्या को हम सॉल्व करें, ना किसी और विवादित बनाएं। तो इस बात पर ध्यान दें। बाकी आज हमारे पास रुद्रशिव मिश्रा जी हैं, जो पिछली बार कुछ अपनी चर्चा करने वाले थे,
लेकिन किसी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाया। और आज मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपनी पूरी बातों को वो आज बहुत ही सही तरीके से आपके सामने अपने अनुभव को रखेंगे। तो उनके माइक को अनम्यूट किया जाए। और रुद्र शिव मिश्रा जी बहुत ही अपने जीवन में ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। बहुत ही अच्छा उनका अनुभव भी रहा है। मैंने उनके साथ काम भी किया है और महसूस किया है कि ईमानदारी का कहीं ना कहीं आउटपुट ईश्वर जरूर प्रदान करता है। आज आपके दोनों पुत्र, एक पुत्री, एक पुत्र है, दो पुत्र हैं, दो पुत्री हैं। दोनों लोग आज कहीं ना कहीं जॉब पर हैं, तीनों लोग, और अच्छी जगह है। बेटा सरकारी डिपार्टमेंट में स्टेट बैंक में कार्यरत है। बेटी भी शायद एक्सिस बैंक में या ICICI बैंक में है, जो आपको बताएंगे। तो मैंने ये देखा कि उनके इस ईमानदारी का ईश्वर ने भी अच्छा रिजल्ट दिया। आज सारे बच्चे सेटल हैं, अच्छे कर्म युक्त व्यक्ति होने के कारण, संसार को, समाज को कुछ अच्छा देने के कारण आज भी कार्यरत है। तो मैंने बड़े अनुरोध के साथ आज रुद्र शिव मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ अपने अच्छे शब्द, जो अच्छे विचार, जिस समाज को अच्छी एक दिशा दे सके, जरूर बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही सर? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। ठीक सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने हमें मौका दिया फिर से एक बार। अ, थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में बता दूं, क्योंकि कई सारे लोग नए जुड़ते हैं, तो एक प्रक्रिया भी है अपने सिस्टम की कि अपने बारे में थोड़ा बताना ही होता है हर बार, ताकि लोग जाने सुने। तो मैं यहाँ लखनऊ में रहता हूँ करीब 41 साल से, और कई राष्ट्रीय अखबारों में मैंने काम किया इस दौरान, जैसे दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, स्वतंत्र भारत और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान समाचार पत्र मेरा आखिरी था, जिसमें मैं पिछली जुलाई में रिटायर हुआ हूँ सीनियर कंटेंट क्रिएटर के पद से। और इस दौरान मैं श्रावस्ती और सीतापुर में ब्यूरो चीफ भी रहा। तो इन 41 सालों का अनुभव बहुत सारा है। अखबार में इतनी सारी घटनाएं, सारी दुनिया का निचोड़ हम लोग परोसते थे। जिलों में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हर जगह की खबरों को हम लोग उसको परोसते थे। तो अपना थोड़ा सा जो अनुभव है, मैं 17 एक और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि पिछली मीटिंग में भी थोड़ा सा बताया था। तो मैं 17 साल की उम्र में लखनऊ आ गया था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी हमारी। हमारे भाई भी कम उम्र में ही बाहर निकल गए थे काम धाम के सिलसिले में। और जब सन 80 में मैं लखनऊ आया, तो हमारे बड़े भाई भी यहाँ लखनऊ आ चुके थे। दिल्ली में रहते थे पहले वो, फिर यहाँ लखनऊ आ गए। वो भी अमृत प्रभात एक अखबार निकलता था, उसमें वो नौकरी शुरू कर दी थी। तो एक चूंकि मैं 17 साल की उम्र में आया, कभी गांव में ही रहता था ज्यादा से ज्यादा अपने रायबरेली से। रायबरेली में चूंकि हमारा गांव बहुत कछार में है, गंगा के किनारे बिल्कुल। तो बस वही बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भरने, या कभी जब पढ़ते थे 11वीं तक, तो कस्बा लालगंज है वहाँ अहिहार, वहाँ पढ़ने जाते थे साइकिल से। तो बस इतना ही था मतलब गांव से शहर का नाता। तो जो मैं लखनऊ बस से पहुंचा, ऊपर साइकिल रख के, ऊपर स्टैंड में बस के ऊपर चार बाग स्टेशन। तो इतनी गर्मी थी उस समय, हमारे भाई हमें लिवाने आए थे चार बाग, लेकिन मैं उतरा वहां तो वो मिले नहीं हमको। अब उतनी बुद्धि थी नहीं, या इतना सब यहाँ का, इतनी गाड़ी मोटर भीड़ दे के बहुत मैं हड़बड़ा गया। और प्यास इतनी लगी थी कि जो चार बाग का बस अड्डा है, वहीं बगल में एक चाय की दुकान थी। अब पानी, प्यास इतनी लगी थी, उसके मटके से मैं पानी निकालने लगा।
अब पानी निकालने लगा, मैंने कुछ लिया दिया नहीं, ना चाय ली ना कुछ बिस्कुट लिया कुछ लिया। उसने हमको बहुत तेजी से डांट दिया दुकान मालिक ने। तो मैंने उसका जो जग था वहीं रख दिया, बाहर आया साइकिल के पास अपनी। तो मैं भाई मिले नहीं हमको, और पानी भी प्यास लगी थी और उसने पानी पीने से मना कर दिया। तो मैं एक तरह से रोने लगा। अब रोने लगा, क्या करूं क्या न करूं किधर जाऊं। अब हमें हजरतगंज दैनिक जागरण के ऑफिस जाना था चारबाग से साइकिल से। अब प्यास लगी, तब तक हमें एक वो जो पानी वाली मशीनें होती थी पहले, अब तो शायद नहीं होती हैं, अब तो सब पाउच और बोतल का सिस्टम चल गया। पंप से मशीन से ठंडा पानी निकाल के देते थे लोग। तो हमें याद हो 10 पैसे का शायद मिलता था उस समय, 10 या 5 पैसे का। तो वो उस समय होटल में हमें अकल नहीं है कि मैं इसको कुछ चाय बिस्कुट कुछ ले लूं तो पानी पी लूं। अब चूंकि हड़बड़ाहट में फिर हमने उससे पानी पिया। उसके बाद फिर हमें भाई भी मिल गए, और फिर जाके दैनिक जागरण में हमारी नौकरी भी लग गई। 150 रुपए से हमने नौकरी शुरू की थी उस समय सन 80 में। और ये जुलाई का ही महीना, 3 जुलाई हमें याद है, 3-4 जुलाई जब हम नौकरी हमारी शुरू हुई थी। तो इस पे ये जो घटना है हमें बहुत वो प्रेरित करती कि भाई हम छोटे थे और प्यास लगी थी, और हम पैसा देके पानी पी सकते थे, लेकिन हमें उतनी अकल नहीं आई। तो जब भी याद आता है उसको तो मैं उससे थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करता हूँ कि थोड़ा अपना बुद्धि विवेक जरूर लगाना चाहिए। 17 साल उम्र कम नहीं होती है, लेकिन चूंकि गांव का परिवेश था हमारा, तो शहर में आके बिल्कुल मैं हड़बड़ा गया। तो ये छोटी सी घटना थोड़ी सी अपने बारे में हमने बताई आपको। और इसके बाद मित्रों 41 साल में बहुत सारे अनुभव, उनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कोई कोई घटनाक्रम होता है जो इससे प्रेरणा मिलती ही रहती है। ईमानदारी की बात की पंकज सर ने। तो ईमानदारी का मैं कोई ढिंढोरा पीटना बहुत अच्छा नहीं होता है, लोगों को लगता है बहुत वैसा है, लेकिन वो खुद ही परिलक्षित होता है। जैसे आप ईमानदार हैं तो वो कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं चूंकि ब्यूरो चीफ था श्रावस्ती में और सीतापुर में। तो आज का दौर जो आप बहुत सारे लोग बुद्धिमान लोग इसमें हैं, जानते होंगे कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच गई है, और जो जिले का इंचार्ज होता है वो उसकी हैसियत क्या होती है। एक बड़े अखबार का, राष्ट्रीय अखबार का, हिंदुस्तान बहुत बड़ा अखबार है, तो उसका एक ब्यूरो चीफ की हैसियत बहुत बड़ी होती है। तो जब कहीं डीएम के दफ्तर में जाओ या एसपी के दफ्तर में जाओ किसी अधिकारी, तो वो भी सम्मान से सम्मान देते हैं। तो ईमानदारी ही एक वजह रही हमारी, जिस वजह से मैं वहाँ जिलों में थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया, समायोजित नहीं हो पाएगी। वो जो ढर्रा होता है उसके अनुकूल मैं अपने को ढाल नहीं पाया। लेकिन ईमानदारी पूर्वक 41 वर्ष हमने काम किया अखबारों में, और सीनियर कंटेंट क्रिएटर के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारे उसी ईमानदारी का प्रतिफल आप लोग कह सकते हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी एक्सिस बैंक में है, और दूसरी बेटी एचडीएफसी बैंक में ही लखनऊ में, और जो हमारा छोटा बेटा वो स्टेट बैंक में। तीनों बच्चे बैंक में हैं, बड़ी बेटी की शादी हो गई है। तो ईमानदारी का ही प्रतिफल, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि आपकी ईमानदारी का फल है जो आपके बच्चे तीनों नौकरी में आ गए, क्योंकि इतनी आसानी से नौकरी मिलती नहीं आजकल। सॉरी। तो अब जेएमबीटी कंपनी से जुड़ाव के बारे में भी मैंने पिछली मीटिंग में थोड़ा सा बताया था। तो जेएमबीटी कंपनी में मैं चूंकि पहले जो कंपनी थी उसमें भी काम करता था, पंकज सर के साथ, रमेश सर के साथ, दद्दा जी से भी परिचय था, उनकी मीटिंग भी मैं लेता वो जुड़ता था। तो जब ये कंपनी खड़ी की दद्दा जी ने, तो मैं भी इसमें जब से कंपनी बनी तभी से मैं जुड़ गया हूँ।
और हमारी वाइफ के नाम से आईडी थी, उसी से परचेजिंग होती। प्रोडक्ट अच्छे थे इसलिए मैं लगातार उससे परचेजिंग करता था, लेकिन नेटवर्क मैं नहीं बढ़ा सका क्योंकि नौकरी थी और उसके तमाम सारे इफ बट होते हैं, तमाम सारी शिकायतें होती हैं कि ये दो दो काम कर रहे हैं। तो इसी नाते मैंने उस दौरान नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। अब इधर जो रिटायर हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत अच्छे लगते थे जो भी प्रोडक्ट थे शुरू से। जैसे शुरू में केवल राइस ब्रान ऑयल आया, साबुन आया, तो शुरू से जो भी प्रोडक्ट आते गए उन सबको मैं लेता गया और लगातार लेता था। तो उससे जो थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि टीम हमारी एक तरफ बहुत बड़ी है और क्योंकि दूसरी तरफ हम नेटवर्क बढ़ा नहीं पाए, तो उस हिसाब से हमारा टर्नओवर नहीं आ पाता था। लेकिन जो भी बनता था एक लेख के हिसाब से जो मैं परचेजिंग करता उस हिसाब से हमारा 2 महीने में, 1 महीने में कभी कभी पैसा आता रहता था। अब जब मैं रिटायर हो गया तो मैंने कुछ जो मिला हमें फंड वगैरह, उससे मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में। तो जुलाई में रिटायर हुआ, बीच में अक्टूबर या सितंबर में पंकज सर से बात हुई, आए, क्योंकि बात तो वहाँ होती, मुलाकात होती रहती। तो उन्होंने कहा कि आना चाहते हैं घर पे, चाय पीना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं। पंकज सर आए घर पे, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि अब रिटायर हो गए, थोड़ा सा अब नेटवर्क बढ़ाने और थोड़ा सा अच्छी कमाई के बारे में सोचिए, कुछ करिए इस पे। अब क्योंकि उसमें हमने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डाल दिया था, शेयर मार्केट में कुछ डेली, कुछ वैसे पोजिशनल ट्रेड करता था, तो थोड़ा दुविधा थी क्या करें क्या न करें। लेकिन हमने कहा कि नहीं, चलो ठीक है भाई, हम 2 दिन तो, चूंकि शेयर मार्केट बंद रहता है सैटरडे संडे, तो हमने कहा 2 दिन मैं आपके साथ चल सकता हूँ, कर सकता हूँ कुछ काम। तो पंकज सर ने हमें 2 दिन दिए, उसके साथ काम शुरू हुआ। फिर टाइम का प्रतिबंध, दिनों का प्रतिबंध नहीं रह गया कि नहीं केवल सैटरडे संडे ही करना है। फिर मैं कई कई दिनों तक रहा बाहर और काम भी किया, उसका आउटपुट भी आया। लेकिन उस गति से हम काम नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, जिसके लिए पिछली मीटिंग में भी हमने वादा किया था कि चाहे हम धीरे ही करेंगे, कछुए की गति से करेंगे, लेकिन हम करते रहेंगे। चूंकि हमारी एक एज भी है और बच्चों का भी थोड़ा सा रहता है कि अब रिटायर हो गए, थोड़ा सा अपने आराम से करिए उस हिसाब से, तो थोड़ा सा वो भी रहता है। तो मैं ये फिर अभी सभी से, अपने मित्रों से, अपने सीनियर से ये वादा है कि मैं कछुए की गति से ही सही, लेकिन मैं चलता रहूंगा और एक लक्ष्य जरूर मैं प्राप्त करूंगा। तो ये तो हो गया हमारा जेएमवीडी के प्रोडक्ट के बारे में और अपने उसके बारे में कि कैसे हमारा जुड़ाव हुआ। तो कंपनी की जैसे अपनी, थोड़ा सा आज मैं अपनी ये जो किट है, ये 15,000 वाली, जो इसमें गोल्ड वंडर लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि शुगर, जो इसमें शुगर का जो काफी फायदा होता है, ये जो वंडर लाइफ है, इससे मैं शुगर पे ही फोकस करूंगा। शुगर में उसका कुछ हमने डाटा भी निकाला है कि इसमें क्या क्या, कितना कितना है डाटा इस समय। तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की एक रिपोर्ट है, जो 2019 तक का एक हमें डाटा मिला है कि भारत में करीब 77 मिलियन मरीज ये शुगर के थे और यह संख्या 2030 तक 101 मिलियन हो जाएगी। तो यह समझ सकते हैं आप सभी की कितनी तेजी से शुगर फैल रहा है। और अब तो ये बच्चों से लेके बच्चों में भी होने लगा है, जो पैदा होते हैं उनमें भी शुगर निकल आता है। तो अब तो जो होता है, लोग बच्चा प्लान करते हैं तो डॉक्टर ये चेक कराते हैं कि शुगर तो नहीं है माँ बाप को, तो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं माँ बाप का। तो ये तो हुआ 101 मिलियन होने की बात बताई हमने। 2045 तक ये आंकड़ा करीब 134.2 मिलियन हो जाएगा। इस तेजी से जो शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। और 20 से 79 आयु वर्ग में शुगर में भारत दूसरे नंबर पर है। जो 20 से 79 की आयु वर्ग है, इसमें इस आयु वर्ग के मरीजों में शुगर के अपना देश दूसरे नंबर पर है।
एक और है आंकड़ा इसी रिपोर्ट में, एक ये भी है, दावा किया गया है कि लगभग 43.9 मिलियन लोगों को बीमारी का पता भी नहीं चल पाता है अपने यहाँ। तो वो धीरे धीरे अपना बीमारी से खोखले होते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब तो खैर जांच पड़ताल अब होने लगी है, लेकिन कुछ साल पहले तक तो ये बिल्कुल ही था कि लोग पता ही नहीं चल पाता था कई सारी बीमारियों को और मर जाते थे। अभी 2020 में जो जो ये शुगर की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसकी जो तमाम सारी जटिलताएं हैं, शुगर की तमाम सारी जटिलताएं हैं, किडनी फेल होना, हार्ट फेल होना, गुर्दे खराब होना, आंखों की रोशनी जाना, तमाम सारे इफेक्ट शुगर के होते ही हैं। तो इसकी वजह से करीब 7 लाख लोगों की मौत हुई है 2020 में शुगर की। तो इसके लिए हमें सभी को सचेत रहना चाहिए, हमें लोगों को सचेत करना चाहिए, अपने घर परिवार में भी इसको जागरूक जागरूक रहना चाहिए, बड़े बूढ़े सभी के लिए। तो इसका एक जो शुगर ये बढ़ रहा है, इसका एक इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कारण ये है कि जो इधर 4-5 दशक जो बीते हैं पिछले, इसमें चीनी, मैदा और जो ओज ही जिनमें कोई तत्व नहीं होता, ऐसे ही खाद्य उत्पाद बहुत बढ़ गए हैं, उनका चलन बहुत बढ़ गया है। तो देखिए पहले चाउमीन, पिज्जा ये सब होता था क्या, तब ऐसी बीमारियां भी नहीं होती थी। तो आज के जो उत्पाद हैं, तमाम सारे प्रयोग होते हैं, उनमें तमाम सारा मिक्स करके कई सी चीजें बना दी जाती हैं, तो जो उनका तमाम सारा साइड इफेक्ट होता है, तो ये सब अपनी बीमारियों की जड़ हैं। तो शुगर का जो बचने का एक आसान उपाय तो यही है कि व्यायाम, लेकिन व्यायाम सब लोग कर नहीं पाते हैं। तो उससे बचने के लिए जो अपने अमित सर तो बताते ही रहते हैं कि अपने क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो अपने शुगर और तमाम सारी विभिन्न बीमारियों के बारे में भी बताते रहते हैं। तो जैसे अपने, अब मैं खुद डायबिटिक हूँ 20 साल से, और मैं अमित सर से भी राय लेता रहता हूँ इस बारे में, और हमारा शुगर कुछ प्रोडक्ट यूज करके काफी कंट्रोल रहता है। हालांकि मैं अभी भी अंग्रेजी दवाएं लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारा शुगर बढ़ा हुआ रहता था। लेकिन जब से ये अपने जेएमबीडी के प्रोडक्ट लेने शुरू किए, जैसे डाइव केयर है और ये बायोडी18 है, करेला जामुन जूस है, इन सब का प्रयोग करके काफी राहत मिली है। और इसमें जो ये अपना 15,000 की किट में ये है अपना, क्या नाम है, ये वंडर लाइफ गोल्ड, इसका बहुत प्रभाव है इसमें। तो ये फूड सप्लीमेंट यूज करके शुगर में काफी राहत पाई जा सकती है। तो जैसे इसमें रेड एलोवेरा जो है, इसमें 400 प्रजातियां हैं रेड एलोवेरा की, उनमें से जो एक प्रजाति का ये है अपना रेड एलोवेरा, ये रासायनिक सामग्री में प्रयुक्त आम एलोवेरा से 22 गुना शक्तिशाली है। अपना जो ये है गोल्ड एलोवेरा, ये 22 गुना शक्तिशाली है। और यह एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जिससे कैंसर, शुगर, ट्यूमर, बालों का झड़ना, पाइल्स, यौन समस्याएं ठीक होती हैं। तो इसका प्रयोग करके हम मेन शुगर पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये जो विभिन्न बीमारियां लिखी अब उनके बारे में बता रहा हूँ। ये कोई मैं अलग से नहीं लाया हूँ, जो इसकी पीपीटी है उसी को देख मैं बता रहा हूँ। तो ये सभी साथी उसको देख ले सकते हैं पीपीटी, और लोगों को बता भी सकते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो इसे नंबर 2 में वंडर लाइफ में इसमें एक चीज मिली हुई है, केले का फूल और काला अंगूर। तो ये दोनों चीजें शुगर को नियंत्रित करने में बहुत मदद करती हैं। साथ ही इसमें जो हरा सेब मिला हुआ है, डायबिटीज के खतरे को कम करता है, काफी कम करता है। स्ट्रॉबेरी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसलिए ये भी शुगर को नियंत्रण करने में काफी मदद करता है। मित्रों, अपने वंडर लाइफ जो है, इसमें ब्लैकबेरी मिली हुई है, इसमें पोटेशियम मिला हुआ है जो इंसुलिन कम करने में मदद करता है। अब इसी का एक और प्रोडक्ट है, जैसे पैशन गोल्ड है, इसी जो अपना 15,000 की किट है उसमें पैशन गोल्ड है, इसमें भी कई सारे तत्व मिले हुए हैं जो
शुगर की तमाम सारे साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं इसको यूज करके। तो जैसे इसमें जिनसेंग एक तत्व मिला हुआ है अपने पैशन गोल्ड में, तो इसको यूज करके इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शुगर को नियंत्रित करता है। और इसके साथ ही लौंग मिली हुई है जो शुगर को कम करने में सहायक होती है, साथ ही दालचीनी भी मिली है जो शुगर को एनर्जी में परिवर्तित करती है। ये सारे तत्व इसमें होने के कारण काफी ये सहायक है। इसको यूज किया जा सकता है और लोगों को प्रमोट भी किया जा सकता है। ये तो हमने तो इसके बारे में बताया। साथ ही जो हमारा काम है चल रहा है दस्तावस्ती में और सीतापुर में और बिलासपुर में भी कुछ चल रहा है काम, तो रायबरेली में कुछ काम चल रहा है। तो हमने कुछ लोगों को अपना इसमें जो अपनी 24 तारीख की मीटिंग है उसमें इनवाइट भी किया है। मैं तो शामिल ही हो रहा हूँ, बाकी और लोगों भी शामिल करने का प्रयास चल रहा है और ताकि लोग इससे लाभ ले सके इस मीटिंग से, क्योंकि ये मीटिंग बार बार होती नहीं है। और इसमें दद्दा जी बोलेंगे, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है लोगों के लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं पंकज सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया बोलने के लिए, उनका बहुत बहुत आभार। अगली आवाज पंकज सर की। धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि आज की डेट में युवा वर्ग भी इसमें बहुत ही गंभीर बात है ये। और मैं इस पर सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जब हम अपने यंग ब्लड के लोगों से जब बात करें कि आप थोड़ा सचेत रहिए, तो बहुत सारी बातों को वो निगलेक्ट कर देते हैं। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि अपने जीवन में वंडर लाइफ का इस्तेमाल नित्य किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को विलग कर सकते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि जब व्यक्ति को किसी समस्याओं में जब वो पड़ जाता है तभी जाके उसकी चेतना जगती है। तो आज मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिन जिन लोगों को रियल में शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, उन लोगों को इस पर बहुत विशेष चिंतन और मंथन करना चाहिए। एक कुछ ऐसा प्रोडक्ट अपने जीवन में इस्तेमाल जरूर करें जिससे उनका स्वास्थ्य बीमारियों की ओर अग्रसर न हो। आज मैं जहां पर हूँ राजनांदगांव में, आपने काफी कई बार सुना होगा रश्मि जी को और हस्बैंड वाइफ दोनों को। आज मैं उनके घर पर हूँ और यहीं पर आज राजनांदगांव में उन लोगों के साथ मैं ग्राउंड वर्क पर हूँ। बहुत अच्छा रहा इन लोग की मेहनत, लोगों से मिलाने का क्रम लगातार लगा रहा। तो आज अभी रश्मि पाल जी के नाम से मैं चाहूंगा इनके माइक को अनम्यूट किया जाए। आज वो अपने कुछ शब्द जरूर बोलेंगे। इनकी मेहनत हमें देखकर लग रहा है कि ये एम्बलम को कितनी गहराई से समझ रहे हैं। आज मैं वहां बैठा था उनके घर में, विनीता जी उनकी नंद है, उनके साथ में बैठा था। तो उन्होंने बताया कि एम्बलम में मेरी बेटी के बराबर की जो लेडीज है वो भी लगभग 2.5 लाख रुपए महीने कमा रही है। और एम्बलम की जागरूकता धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में आ रही। यानी आज धीरे धीरे जो वातावरण बन रहा है उसमें अगर हम थोड़ा सा भी योगदान पर डे जेएमबीटी के लिए देते रहें तो आप विश्वास मानिए कि आने वाला भविष्य आपका पर मंथ करोड़ों रुपए का है। तो मैं इनवाइट करूंगा रश्मि पाल जी को, जो उनकी माइक को अनम्यूट करके उनको आमंत्रित किया जाए। रश्मि पाल जी। जी सर। जी जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव जरूर बताएं। जी सर।
सबसे पहले तो मैं सभी मेरे जो भी साथी हैं सबको मेरा नमस्कार। जय जेएनवीडी सर। जय जेएनवीडी। सबसे पहले मैं पंकज श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे जूम मीटिंग में फिर से बोलने का अवसर प्रदान किया एवं आप सब लोगों से जुड़ने का और मेरा जो अनुभव है उसे आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद पंकज सर जी। जी। मैं पहली बार अपने कार्य क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में फील्ड वर्क करने आई हूँ। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी कि मैं कैसे, मेरा क्या परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं मध्य प्रदेश एमपी की एक छोटे से गांव केवलारी में रहती हूँ और मेरा नाम मिसेस रश्मि विनीत पाल है। तो मेरे लिए ये जो फील्ड वर्क था ये बहुत ही नया अनुभव था, लेकिन श्रीमान पंकज सर जी ने बहुत ही अच्छे मुझे मोटिवेट किया, मेरा मार्गदर्शन किया कि रश्मि जी आप कर सकती हो, अपने क्षेत्र में तो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आप अदर क्षेत्र में भी चलो ट्राई करो। क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं अपने आप में उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितना सर को मुझ पर विश्वास था कि आप कर सकती हो। तो उनके विश्वास को लेकर ही मैं बोली कि जब सर मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, करती हूँ। तो के मार्गदर्शन पर मैं आज अपने क्षेत्र एमपी से निकलकर छत्तीसगढ़ में आई हूँ और सही मायने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहां से निकलने के बाद एक अलग क्षेत्र में जब मैं अपना परफॉर्मेंस दे रही हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे बोलने पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो अंदर से मुझे काफी खुशी महसूस हुई। मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ इस चीज को। तो थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आगे। नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि मैं पहले भी बताई थी कि इसके पहले मैं स्कूल में वर्क कर चुकी हूँ एज अ टीचर, लेकिन वहां मुझे अर्निंग तो खैर ठीक है नहीं होती थी उतनी, जितना हम टाइम देते थे उतनी सैलरी होती थी, बट मैं घर में टाइम ज्यादा दे नहीं पाती थी, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती थी। और ये MLM ये क्या होता है इससे मैं बिल्कुल अनजान थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट है JNVD और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि मैं अब इसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी, कंटिन्यू करना चाहूंगी। बल्कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, क्यों स्कूल में मैं जाती थी उसको मैंने बंद कर, स्कूल के बाद मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता था कि मैं चीज कर सकूं। स्कूल से आती थी एज यूजुअल, फिर वही खाना बनाओ, बच्चे के पास रहो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी टाइम मेरा उसी में चला जाता था। उसके बाद फिर जब से मैंने इसको ज्वाइन की हूँ तो मैं अपने लोगों के लिए भी समय निकालती हूँ, अर्निंग भी काफी अच्छा होता है। सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नजरिया ही बदल दिया मेरा। जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक फायदा होता है। मैं भी वही सोच कर आई थी इसमें, फिर धीरे धीरे मेरे जो देखने का नजरिया है इसको, क्योंकि यहाँ पर कई लोग मुझे मिले जो काफी परेशान थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहते थे। कई बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और हमारे क्षेत्र के ज्यादातर लोग नागपुर जैसे एरिया में जाते थे। और ये सुनकर बहुत बुरा लगता था कि जिन लोग, मतलब जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त हैं, जो रोज कमाते हैं फिर खाते हैं, पैसा आता है फिर एक शुगर जैसी बीमारी के लिए या अदर किसी चीज, मतलब किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के लिए अपनी जो कमाई हुई पूंजी है, जो वो अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, अपने बच्चों के लिए बचा के रखते हैं, वो सारी चीजें वहाँ हॉस्पिटल में जाके वो दे देते थे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या है, रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं
कि लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते करते कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। वो कुछ दिनों के लिए तो बीमारी को रोक सकती है, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी हुई कि चलो मैंने कई पेशेंट को इसको दिए, और मेरे सामने जो एक इंसिडेंस हुआ था सबसे पहली बार मेरे साथ, वो एक्चुअली कैंसर पेशेंट है। ये बात पता नहीं मुझे आप लोग के समक्ष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपके समझ चाहिए। अब आप इसे मेरी बेवकूफी के जो भी कहो, वो एक कैंसर पेशेंट था और वो मेल था। अब मेरे पास फोन आया उनका कि उन्होंने ऑपरेशन करा के आए थे नागपुर में, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उसको और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो वो जेंट्स पेशेंट था, तो सामने से कॉल आया, बताया कि यहाँ ये मेडिसिन मिलते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट की, मैं बोली हमारे पास कैंसर केयर है, यूज करके देखो। उन्होंने कहा ठीक है, अब इतना इलाज करवा चुके हैं, ऑपरेशन करवा चुके हैं, फिर भी रिलीफ नहीं है, तो आपकी मेडिसिन भी करके देख ही लेते हैं। अनमने तरीके से उन्होंने ले गया। फिर कैंसर केयर के साथ साथ, अब उस समय मुझे पता नहीं था कि वो मेल पेशेंट है। एक्चुअली उस समय मुझे ये लगा कि वो फीमेल है। ब्लीडिंग, उन्होंने कहा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं समझी कोई फीमेल होगा, यूट्रस वगैरह का कैंसर होगा करके। उसके बाद फिर मैंने उनको एक वुमेन शक्ति दे दी, अपनी जो प्रोडक्ट है वुमेन शक्ति प्रीमियम, मैंने वो दे दी उनको। आप यकीन नहीं करोगे, वुमेन शक्ति ने उनको रिकवर कर दिया। जो वीकनेस उनकी थी वो ठीक हो गई। वीकनेस मतलब काफी रिकवर किया उसको। वो बेड से उठ नहीं पाते थे, एक बोतल खत्म कर। और उस समय तक मुझको बिल्कुल पता नहीं था कि वो फीमेल मतलब मेल है फीमेल नहीं है। फिर एक बोतल खत्म के बाद उठने बैठने लगे, खुद से उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे। फिर जब वो बोतल गई, खत्म हो गई, तो फिर से मेरे पास आई। वो उसकी जो बेटी थी वो मेरे पास आई, बोली मैडम आपने जो टॉनिक दिए थे ताकत वाली, वो और दे दो। मैं बोली अच्छा ठीक है। मैं बोली आप कैसी है आंटी करके? वो बोले आंटी नहीं, पापा जी को प्रॉब्लम थी। मैं शॉक्ड हुई, मैं बोली ये मैंने क्या कर दी, मैंने उनको वुमेन शक्ति दे दी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि उनको उनपे वर्क कर गया वुमेन शक्ति। फिर मैंने उनको बताई, बोली गलती एक्चुअली मेरी ही है, मैं अच्छे से सुन नहीं पाई थी और वुमेन शक्ति आपको बता दी थी। तो वहां पे मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, बट एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि उनको रिजल्ट आ गया। तो ये एक्चुअली मैं बहुत दिन से आप लोग के साथ शेयर करना चाह, के अलावा अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में फिर से बोलना चाहूंगी एक बार। ये तो मेडिसिन, हमारी जो जेएमबीडी की मेडिसिन है उसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। समय से इसको यूज कर रही हूँ, मैं खुद भी एज अ यूजर इसमें जुड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू करना शुरू किया, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हमारे घर में किसी भी प्रॉब्लम के लिए, दर्द से लेकर, मतलब जेएमबीडी हमारे घर में अवेलेबल रहती ही है। और मैं खुद भी, स्टोर है मेरे पास जेएमबीडी का। हाँ, इसके अलावा नेटवर्किंग करने के बाद, अच्छा नेटवर्किंग मार्केट एक चीज और क्या है कि हम अपना समय का सदुपयोग इसमें आराम से कर सकते हैं। घर के लिए टाइम निकाल सकते हैं, खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, प्लस काम करते करते हम अर्निंग भी कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसे हम खाली समय में आराम से कर सकते हैं। खाली समय में हम ज्यादातर क्या काम करते हैं? अपने फ्रेंड से मिलते हैं, टीवी देखते हैं, घर के काम करते हैं, एक्सेट्रा। बट अगर यही खाली समय हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं तो हमें भविष्य में इसके आर्थिक लाभ मिल जाते हैं। यदि हम इसकी जगह कोई पार्ट टाइम जॉब भी यदि हम करना चाहें तो वो भी हमें पैसा तब तक ही मिलता है जब तक हम करते हैं। पर ये एक ऐसा फील्ड है जहां हम धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ते हुए उसका फायदा जीवन भर ले सकते हैं। अच्छा, अभी जॉब के लिए बहुत ही मारामारी चल रही है, इसमें कोई नहीं है, हर कोई लगा हुआ है रेस में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये जो हमारा MLM है, नेटवर्किंग है,
इसलिए हमें इजली अर्निंग का मौका मिलता है। आज यदि हम छोटे से छोटे जॉब के लिए भी कहीं अप्लाई करते हैं तो हमें इंटरव्यू फेस करना होता है। इसके बाद हमारी डिग्रियां पूछी जाती, उसके बाद चलो ठीक है डिग्रियां पूछ लिए, इंटरव्यू हमने फेस कर लिए, उसके बाद परसेंटेज पूछे जाते हैं, ये भी फेस करना पड़ता है। ये सारी चीज हो जाने के बाद फिर कास्ट पे बात आ जाती है। कहीं ना कहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग MLM एक ऐसा फील्ड है जहां हमसे डिग्रियां नहीं पूछी जाती, बस हमारा परफॉर्मेंस देखा जाता है, और वो भी हम कितना कर सकते हैं ये हम खुद ही तय करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ये। अब मैं एक्चुअली बाहर हूँ इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, और मैं बोलने में उतनी हिचकिचा भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर मेरे शब्द इधर उधर हो गए होंगे तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आयुर्वेद, अपनी बातों बातों में बहुत अच्छी बात कही कि आयुर्वेद और जो एलोपैथ है, इन दोनों का जो अंतर आपने बताया कि एलोपैथ एक परमानेंट इलाज नहीं है, वो बस एक आपको रोकता है धीरे धीरे। लेकिन आपकी बातें में आज एक बहुत अच्छी बात लगी कि महसूस होता है कि आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकता है, बल्कि उसको रोकना, उसको थामना यहाँ तक की बात नहीं है, वो आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक बहुत अच्छा अनुभव अपने हमारे साथ शेयर किया है, और आप लगातार लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आपके कारण बहुत बड़ी समस्याओं में, बीमारियों से जो ग्रसित थे, वो सॉल्व किया जा रहा है। ये सिर्फ आपको धनी नहीं दे रहा है, आपको साथ-साथ लोगों का लाभ भी करा रहा है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से आप उनको मजबूत भी कर रहे हैं। और स्वयं सफल होकर न जाने कितने और भी लेडीज होंगी जिनके लिए आप एक आइडियल बनेंगी। बहुत अच्छा है, निरंतर काम करते रहिए। मैं आपको और आप सभी को जो आज जेएमबीटी इस मीटिंग में जो भी लेडीज हैं, जो भी जेंट्स हैं, मैं आपसे कहूँगा जब भी आप बड़ा काम करने जाएँगे, तो लोग सहारेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके जीवन में समस्या भी बहुत आएगी, और टूटता आदमी उसी समय है। आपकी समस्या में सब आपके साथ स्नेहपूर्वक आपको शब्दों से सहलाएँगे, लेकिन ध्यान रखें, लड़ना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। जो व्यक्ति समस्याओं में उठकर चल जाता है ना, जीवन उसी के नाम आता है, सफलता उसी के पास आती है। ध्यान रखें, कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपने अगर अपना मिशन बना लिया है इसे, तो समस्या को आप इस तरीके से फाइट कीजिए ना कि वो अपने आप दरकिनार हो जाए। आपकी जो भी समस्याएँ हैं, वो कभी भी आपसे बड़ी नहीं होती। ईश्वर आपके सामने कभी ऐसा सिस्टम नहीं रखता जिससे आप हार जाएँ। वो बस आपको मजबूती के लिए छोटी-छोटी समस्याओं से आपको और मजबूत बनाना चाहता है। मैं अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हुए हमारे एक ऐसे लीडर जो किसी एमएलएम में बड़े अच्छे तरीके से सक्सेस हुए, कुछ समस्याएँ आईं, इसके बाद उन्होंने अपना ट्रेडिशनल काम शुरू किया, लेकिन अंतर्मन से कभी भी उनके एमएलएम नहीं गया। हमारे अभिजीत पारदी जी जो आज सिवनी एमपी में अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और संघर्ष करके अपनी पूरी टीम को संभाल भी रहे हैं। जिस तरीके से आज आप लगे हुए हैं, हमें पूर्ण यकीन है कि आने वाले समय में आप एक अच्छे प्रतिबिंब बनेंगे, एक अच्छे मिसाल बनेंगे अपने समाज के लिए। तो अभिजीत पारदी जी की माइक को अनम्यूट किया जाए।
धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज श्रीवास्तव सर को। मेरे को सर आज जो मीटिंग में इनवाइट किए, और मैं सभी दोस्तों को जय 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 एमएडी। और मैं अपना नाम परिचय देता हूँ। मैं अभिजीत पारधी, एमपी जिला सिवनी से। और इसके पहले मेरा कॉस्मेटिक का जो बिजनेस था, 5 से 6 कंपनी डीलरशिप था मेरे पास, और मैं एमपी का ही रहने वाला था। मैं यहाँ से महाराष्ट्र में मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहा था। 9 साल से बिजनेस किया मैंने महाराष्ट्र में, नागपुर भंडारा में। वहां से मैंने 0 से स्टार्टअप किया था सर कॉस्मेटिक का बिजनेस, और धीरे धीरे कम से कम 5 से 6 कंपनी डीलरशिप मेरे पास थी। और वहां से मैंने फिर एमएलएम कंपनी के बारे में मेरे को सर एबीसीडी नहीं मालूम था। उसके बाद तो जो हमारे लाइफ में एक दूसरी कंपनी स्वदेशी मार्केटिंग कंपनी आई, वहां से मैंने एमएलएम कंपनी का एक अनुभव लिया। काफी अच्छा सफर रहा वहां पे। उसके बाद कुछ कारणवश से मैंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सर मैं यहाँ पे जो एमपी में शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और मेरा जो कॉस्मेटिक का जो बिजनेस था पुराना, उसको मैंने अपने अच्छे तरीके से यहाँ फैलाया, अच्छे तरीके से किया। उसके बाद मैं 2.5 से 3 साल मैंने एकदम टोटल ब्रेक रखा, एमएलएम कंपनी कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं किया। जब पंकज श्रीवास्तव सर से मुलाकात हुई मेरी सिवनी में, तब मेरे को भी बहुत तलाश थी एक अपॉर्चुनिटी का, एक अच्छे एमएलएम कंपनी का। मैं भी तलाश रहा था कि ऐसी कंपनी आए मेरे लाइफ में जो अपने मेरा खुद का मेरी टीम का तो भविष्य बने, मेरा खुद का ही भविष्य बनना है यहाँ। ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा था सर। और जब पंकज सर ने मेरे को मीटिंग जो प्लान होगा जो दिखाए, और जब प्लान दिखाए, तो मैं बहुत और एक्साइटेड हो गया। सोचा क्या सर, ऐसा जो प्लान है मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था एमएलएम कंपनी में। मैंने जब ठान लिया करने के लिए जेएमडी कंपनी को ठान लिया, और अब मैं भिड़ चुका सर। उस दिन मैंने पूरा डिसीजन ले चुका था, करना है। अब जो ये ऐसा जो प्लान है मेरे लाइफ में जो आया, और उस देश मैंने अपना करना चालू किया सर। आज काफी अलग अलग क्षेत्रों में काम है, जैसे एमपी है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। काफी अलग अलग जगहों में मैंने काम को फैलाया। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आज भी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, कम से कम आज 4था दिन है। और मैं बताना चाहूंगा सर कि जो है अपने जो हम जो काम करते हैं, आज ग्राउंड वर्क की मैं बात करूंगा मैं सर। सभी जो लीडर्स हैं, सभी जो अपने सभी नीचे डाउनलाइन से हैं कि ग्राउंड वर्क हमको इस टाइप को कैसे करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं सर, ग्राउंड वर्क जो करते हैं और जो अपने अपलाइन को जब बुलाते हैं हम खुद ही ग्राउंड वर्क कर नहीं पाते हैं। उसके बाद हम लोग जब अपने अपलाइन को जब बुलाते हैं तो उस टाइप का जो वर्क नहीं हो पाता। अगर हम पहले से अगर ग्राउंड वर्क करके अगर से अलग जहां अगर हमारे अपलाइन को अगर बुलाना चाहते हैं, पहले से अगर हमने ग्राउंड वर्क करके पूरा सेटअप पूरा बना कर रख दिए, उसके बाद अगर अपने जो अपलाइन को अगर उस क्षेत्र में लेके जाए तो बहुत ही 101% इतना अच्छा आउटपुट आता है। काम करने का जो तरीके होते हैं ग्राउंड वर्क करने का, इस टाइप का ही वर्क करेंगे तो 101% बहुत अच्छा आउटपुट आते हैं सर। क्योंकि देखो अपने पास जो प्लान है नंबर 1, प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी है जबरदस्त नंबर 1। अगर हमने जो तरीके हैं काम करने के, उसको थोड़ा सा अगर हमने चेंज कर दिया, देखिए चेंज नहीं करेंगे तो सर हमको सक्सेस नहीं मिलने वाली। क्योंकि हमको अगर अपने हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो वास्तविक में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर हमको तरीके से अगर ग्राउंड वर्क कैसे करना है, कैसे अपने अपलाइन का मदद लेना है, तब अगर मदद अच्छे तरीके से अगर ले पाएंगे तो वहां से आउटपुट भी अच्छे तरीके से
मिल पाएंगे हमको। अगर ग्राउंड वर्क करने का यही तरीका कि हम सबसे पहले हम वहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में अगर हमको मीटिंग करवाना है तो वहाँ पे अच्छी तरीके से मेहनत करा जाए, नए नए लोगों से हमने मीटिंग करना चाहिए पहले। उसके बाद जो हमारे जो बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर्स को अगर हम लेके जाएंगे तो बड़े एक आउटपुट वहाँ पे आते हैं बड़े रूप में। उसके बाद फिर जो है, अब ये जो ग्राउंड वर्क तो हमने बात किया, मगर जो हमारे जो टीम्स होती है, हमारी टीम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें तो देखिए अच्छे काम जब करते हैं सर, दिक्कतें मुसीबत तो बहुत आती है। इस मुसीबत और जो दिक्कतें, इसको अगर से हमने ये कर लिया सर, धीरे धीरे तरीके से हमने, और उसके बाद अगर से देखिए, अगर से जो अपने जो टीम जब बड़ी बनती है, बड़ी बनती तो बहुत सारी चीजें वहां आती है कि जो हमारे जो लीडर्स को हम किस टाइप का मान सम्मान देना चाहिए, है ना। और हमारी जो टीम होती है, हमको उसको कैसे संभाल के रखना है वो भी हमको आना चाहिए। और उसके बाद फिर जो अपने टीम में इस टाइप का होता है सर, जो खाना फूसी वाला जो काम होता है, कभी हमारे टीम में होता है, जैसे कभी अपलाइन के बारे में हो जाता है, कभी डाउनलाइन के बारे में हो जाता है। अगर से डाउनलाइन अगर से अपलाइन की अगर इज्जत करेगा तो 101% काम किसका बढ़ने वाला है, आप लोगों का ही बढ़ने वाला है। हमारी टीम का विस्तार बड़ा होगा, विस्तार बड़ा होगा तो इनका हमारी जो इनकम भी बड़ी होगी। हमारे जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स में भी एक अच्छा एक विचार धारणाएं आती है। उसके साथ साथ बहुत अच्छा, यानी कि काफी बेहतर, यानी कि हमारा टीम डेवलपमेंट भी अच्छा होगा सर। उसमें लीडर्स वगैरह हैं, लीडर्स वगैरह अच्छे निकलेंगे। जैसे हमारा अगर जो नेचर होता है सर, नेचर के ऊपर सब डिपेंड होता है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारे नीचे में जो लीडर्स होते हैं उस टाइप की जो धारणा है वो रखते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि आज मैं बस इतने ही बोल के मैं सर यार क्लोज कर रहा हूं मैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। मैं पंकज सर को बोलना चाहूंगा कि सर ये मीटिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद अभिजीत जी। और आज आपने अपना अनुभव जो यहाँ पर शेयर किया है, कि बहुत अच्छी बात आपने बातों बातों में कही कि अगर अपलाइन को आप बुला रहे हैं तो पहले से ही ग्राउंड वर्क करें, और ग्राउंड वर्क करके इतना माहौल बनाए रहें कि उनका अगर आपको 2 दिन की आवश्यकता हो तो अपलाइन को ये एहसास हो कि मुझे यहाँ 2 दिन और देना चाहिए। ये अनुभव अगर सारी डाउनलाइन को अगर हो जाए तो वाकई आप अपने अपने अपलाइन का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, हमें इन सब चीजों को सीखते सीखते ही आगे बढ़ना है। और आज इस इंडस्ट्री में आने वाला समय बहुत ही दिव्य होने वाला है। हमें अपने तरीके से वर्क करते करते आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि समय आज पर्याप्त है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आज सेकंड अभी मीटिंग फिर होने वाली है हम लोगों की यहाँ पर। तो मैं आज अपनी मीटिंग को यहीं पर क्लोज करता हूँ। और एक ही बातें मैं फिर से आपसे कहूंगा कि जीवन में जब भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे, तो संघर्ष आपके सामने आएगा। और जब भी संघर्ष आए तो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दीजिए, उसे और आगे बढ़ाइए। ठीक है, संघर्ष आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे फाइट करेंगे। जिस तरह हम अपने बच्चों को भेजते हैं ना कि जाओ बेटा 1 क्लास क्रॉस करो, 2 क्रॉस करो, 3 क्रॉस करो, उसी तरीके से वो परमात्मा आपके सामने भी चैलेंज रखता है और हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जय JMBD। आप सभी को मेरी तरफ से, साथ ही साथ ईश्वर से फिर से प्रार्थना कि आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सदा मजबूत रहें। जय JMBD।